हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समुच्चय या फिर कहते हैं इसको सेट्स। ठीक है, हम लोगों का ये अब क्या कर रहे हैं, क्लास 11th की मैथ का स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये अपना पहला चैप्टर होता है। पहला चैप्टर क्या है, सेट्स, और इसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन, ऐसे स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है सेट्स और रिलेशन, ये मैथ में समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, तो समझ लीजिए कि ऐसा इसका रियल लाइफ में कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, कहीं भी इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपसे कोई पूछ ले सर हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो इसका कुछ यूज होगा। तो रियल लाइफ में इस वाले टॉपिक का कोई भी यूज नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में ये जो टॉपिक है सेट्स, इसके बिना आप इसके आगे के चैप्टर्स को अब नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मात्रा में यूज होने वाला है। ये सभी चैप्टर्स में यूज होगा। जैसे इसका स्टार्टिंग चैप्टर तो ये सेट्स है ही, और जो हम लोग क्लास 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, इसका यूज उसमें भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि वहां पे कुछ सैंपल स्पेस पढ़ेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस से रिलेटेड टॉपिक्स, तो वहां भी सेट्स का यूज होगा, पूरा भरपूर मात्रा में यूज होगा। तो पहले तो सेट्स का यूज क्या था, और जैसे कि ये टॉपिक आपको समझ लो कि रियल लाइफ में यूज हो या ना हो, आपके बोर्ड में पूछा ही जाएगा। पहला यूज तो इसका यही है। और अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी नीट की नहीं, जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये पक्का पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ऐसे सभी क्वेश्चंस होंगे जिसमें इसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि जब तक सेट्स नहीं आएगा समझ में आपके, तो रिलेशन में भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए सेट्स वाला टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सेट की कहानी शुरू कहां से होती है। सेट को सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अपने जॉर्ज कैंटर। कौन थे? कैंटर। सेट्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने कुछ अपनी बातें बताई थी सेट्स के बारे में। ठीक है, ये कैंटर साहब जो थे, इन्होंने पहले बताया कि सेट्स को कुछ एक कलेक्शन होता है। सेट्स को कहा कि ये एक क्या, एक टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेट्स एक टाइप का कलेक्शन है, और इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने दी थी। और डेफिनेशन, जैसे सेट्स की डेफिनेशन कोई आज तक कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बनी है। इसको एक ऐसी डेफिनेशन दे दिया गया जिसको सभी लोग मानते हैं। मतलब ये एक ही डेफिनेशन बता दी गई, इसको फॉलो करते हैं, इसका कोई एग्जैक्टनेस वाला नहीं है। ठीक है, और ये सब इन्होंने कहानी अपने इस समय में दिया था, 1918 एडी। इस टाइम में ये कैंटर साहब आए थे, और ये सारी सारी सेट्स के बारे में सबसे पहले जो बताए थे वो थे अपने जॉर्ज कैंटर। और सेट्स का इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया था। सेट्स से शुरू करते हैं हम लोग, सेट्स वाला टॉपिक। सेट्स को इंग्लिश में कहते हैं समुच्चय, सॉरी हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय, तो सेट्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। सेट क्या है, इसके पहले डेफिनेशन से शुरू करते हुए चलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लिखते हैं पहले इसको, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेट्स सेट्स सॉरी इसको हटा ही देते हैं, सेट्स न करके इसको लिखते हैं कलेक्शन ऑफ well defined collection of well defined distinct objects ये सेट क्या है, सेट क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज का है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डेफिनेशन में। जैसे कि क्या है, ये एक टर्म है यहाँ पे वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड। और यहाँ पे जैसे तीन चीजें बेसिकली पूरे डिफिनेशन में आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी। एक तो क्या है, कलेक्शन, और एक है अपना डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो सेट में डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट,
डिफरेंट कह सकते हो कि अलग अलग आएंगे। पूरी डिफिनेशन का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान देने वाली जितनी चीजें हैं, क्या एक टर्म है अपना कलेक्शन, एक है वेल डिफाइंड, एक है डिस्टिंक्ट, और ऑब्जेक्ट्स मतलब एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स कर लो या फिर एलिमेंट्स कर लो, ठीक है। तो आइए हम इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तो पहला चीज इस डेफिनेशन से अगर हम इसमें से निकालें तो आपको पहला ही जो चीज है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है वेल डिफाइंड। ये चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपका सेट का कॉन्सेप्ट आधा से ज्यादा यहीं पे क्लियर हो गया। ये वेल डिफाइंड टर्म। तो वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या है अपना, तो वेल डिफाइंड होता क्या है समझ लो पहले। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे अपने को कोई क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड करने का मतलब देयर इज नो एम्बिग्यूटी, there is no ambiguity regarding inclusion or exclusion of any object। मतलब अगर हम कोई कलेक्शन बना रहे हैं तो अपने को कोई एलिमेंट उस कलेक्शन में है या फिर नहीं है, उसके रहने पर हमको कोई संदेह ना हो, मतलब कंफर्म हो, हम कोई डिस्टरबेंस कंफ्यूजन ना हो। देयर इज नो एम्बिग्यूटी मतलब अपने कोई संशय में ना रहे कि वो एलिमेंट उसमें आएगा कि एलिमेंट नहीं आएगा। आप इसको कह सकते हैं कि जो भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, not changed person to person। ये अपने समझने के लिए कोई ऐसा एलिमेंट जो पर्सन्स पे मतलब कोई जो कोई भी अपना कलेक्शन बना रहा है उस पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। अगर कोई भी आए तो कलेक्शन बनाए तो वही वाला कलेक्शन बने, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। थोड़ा सा अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी में इस चीज को कहते हैं हम लोग कि सुव्यवस्थित विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें आपको, अगर हिंदी मीडियम वाला कोई है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को, और ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। ठीक है, इस तरीके से समझते चलना है। ठीक, तो हम डेफिनेशन को एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको एक डेफिनेशन का आइडिया रहना चाहिए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई भी हम कलेक्शन बना रहे हैं, संग्रह समूह बना रहे हैं, उसमें हमको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स चाहिए और वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एलिमेंट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। पहले ये सब हटा लेते हैं और शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि हम कोई लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर कोई आए और कलेक्शन बनाए तो इसका कलेक्शन कैसा बनेगा? कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कलेक्शन में आएगा ABCDEFGH एंड सो ऑन, अप टू कहां तक आएगा? जेड तक की वैल्यू जाएंगे, मतलब A to Z तक के आएंगे, A से लेके Z तक की चीजें आएंगी। तो ये क्या है, अगर हम बनाएंगे तो भी यही लिखेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से कहेंगे तो वो भी क्या लिखेगा? A से लेके Z तक ही लिखेगा। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने हैं और कलेक्शन बनाना है, उनका समूह बनाना है, उनको संग्रह करना है, तो वो भी क्या बनाएगा? दूसरा व्यक्ति आएगा, वो भी, मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है, ये क्या है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे अगर हम कोई और एग्जांपल बनाए कि मान लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल बनाए हम, दूसरा एग्जांपल कोई, तो मान लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ, ऐसा कुछ बना लिया जाए, कलेक्शन ऑफ अभी क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट ही लेते हैं, बेस्ट बैट्समैन कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट। ये बोल रहा है कि कलेक्शन बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए जिसमें क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन जो हैं, या फिर कर लो बेस्ट प्लेयर्स जो हैं, उनको ले लिया जाए, ठीक है। तो बेस्ट प्लेयर्स कर लो या बैट्समैन, जो भी करना है आपको। तो अगर बेस्ट बैट्समैन की बात हो रही है तो बैट्समैन तो अब किसी को तो विराट कोहली पसंद हो सकते हैं, किसी को क्या हो सकता है कि रोहित शर्मा पसंद हो, किसी को शिखर धवन पसंद होंगे, किसी को एबी डिविलियर्स पसंद होंगे। तो ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, सबके बेस्ट प्लेयर्स अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई अगर हम बना रहे हैं, मान लो, तो हम लिखेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ऐसा कलेक्शन बनाए, और कोई दूसरा आया तो उसने बना दिया एबी डिविलियर्स और श्रेयस अय्यर, ऐसे कुछ अलग अलग प्लेयर्स के नाम लिख दिए। तो क्या हो रहा है कि कलेक्शन पर्सन के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होती हो, और जैसे हमने कहा कि अगर मेरे हिसाब से विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, तो हो सकता है कि दूसरे के हिसाब से उसको अच्छे नहीं लगते हो, उसको बेस्ट नहीं लगते हो, तो वो क्या करेगा कि विराट कोहली को कलेक्शन में रखेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं कि विराट कोहली को रखिए, वो कह रहा है कि नहीं रखिए। तो ये क्या हो रहा है? वेल डिफाइंड नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है कि एम्बिग्यूटी आ गई, संशय आ गया कि इस एलिमेंट को रखें या फिर इस एलिमेंट को नहीं रखें। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है अपना? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। अभी आपको यहाँ पे जितना पहचानने में दिक्कत है, क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सिंपल मिलेगा, क्योंकि वहां पे जब भी बात होगी मैथ्स में, सारे की सारी बातें होंगी जो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन पे होंगी। फिर वहां पे आपको चेक नहीं करना रहेगा कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। वो जब आप हायर लेवल्स पे जाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। आपके क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना वाला है जिसमें आपको वेल डिफाइंड चेक करना पड़े, ठीक है। और मान लेते कोई एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, मान लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ रूट्स, कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोर प्रिसाइजली x² - 3x + 2 = 0। अब इस वाले इक्वेशन के रूट्स लिखने हैं, इस वाले कलेक्शन के रूट्स लिखने हैं। तो रूट्स अपने निकाला, क्लास 10th में खूब अच्छे से सीखे हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। तो इसके रूट्स अगर जो कोई भी निकालेगा, तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, और कोई भी जो भी इसके रूट्स निकालना जानता होगा। अब कहेंगे कि सर हमको तो आता ही नहीं, तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है इसका। नहीं, जिसको इसके जो कोई भी इसका रूट्स निकाल पाएगा, उन सबके लिए इसके रूट्स तो सेम होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं निकाला तो रूट्स कुछ दूसरा आ गए, कोई दूसरा निकाला
अगर सही रूट्स निकाल रहा है तो उसके कुछ दूसरे रूट्स आए। रूट्स तो इस इक्वेशन के फिक्स हैं, वही रूट्स आने वाले हैं। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके भी बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा अपने को एक वैल्यू x की 1 मिलेगी, एक वैल्यू x की 2 मिलेगी। तो इस इक्वेशन के दो ही रूट्स हैं, अब कोई भी सॉल्व करे इसके यही दोनों रूट्स आने वाले हैं 1 और 2। तो ये कलेक्शन क्या है अपना, वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन अपना वेल डिफाइंड है इस तरीके से। अब वेल डिफाइंड देखना थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अभी ध्यान से देखते रहिएगा, शायद से थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन अगर 10-15 मिनट तक आप लगातार देख रहे हैं तो फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा आसान तो लगेगा, ठीक है। अब अपना अगला बात यह है कि हम लोग सेट्स को जनरली कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, अपना नोट करके ये पॉइंट है, पहला पॉइंट नोट करके कि सेट्स के बारे में यूजफुल जो बातें हैं वो लिख रहे हैं हम लोग। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स, वाई इटसेट्रा। इन सभी चीजों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सेट्स के जो एलिमेंट हैं हम लोग उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स के जो एलिमेंट हैं, सेट्स के एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, elements of the sets are denoted by small letters। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, इन सब से, ठीक है, इन सब से। तो अपने अभी तक क्या क्या देखे हैं कि सेट्स होते क्या हैं, ठीक है, सेट्स होते क्या हैं, और फिर उनके बारे में कुछ कि सेट्स को हम लोग ढूंढेंगे कैसे, कोई चीज कलेक्शन है तो वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट आ गया कि ये एलिमेंट इस सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मतलब वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो क्या कहेंगे कि ये जो गिवन कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। वेल डिफाइंड ढूंढना हो गया। फिर बताया कि सेट्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स से यूज करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट सिंबल है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए में है, किसी सेट में है, या फिर ऐसे कर लो, इफ एन एलिमेंट कुछ भी एलिमेंट अपना है, मान लेते हैं x, इफ एन एलिमेंट x इज ऑफसेट कैपिटल ए। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x जो है वो सेट ए का है, ए सेट का कोई एलिमेंट x है, देन it can be written as, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, A belongs to A, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग,
ए बिलोंग्स टू, सॉरी ये x है ना, तो x बिलोंग्स टू ए ऐसे लिखेंगे। ये एलिमेंट x किस सेट का है, ए का, तो लिखेंगे x बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ये क्या है अपना बिलोंग्स टू। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, इस टोटल चीज को क्या पढ़ने वाले हैं, रीड एज x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट x किसी सेट का है तो ऐसा लिखा हुआ कहीं पे आप देखेंगे तो ऐसा समझेंगे कि x आ रहा है a से, x आ रहा है a से, या फिर कह सकते हो x जो है वो a के घर का है। x इज अ मेंबर ऑफ सेट a, x इज अ मेंबर ऑफ सेट a, ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसका मीनिंग क्या समझेंगे, x इज अ मेंबर ऑफ सेट a। क्या इसका मतलब क्या है, x जो है समुच्चय A का अवयव है, सदस्य है। इस चीज का और एक मीनिंग क्या लिख सकते हो कि x इज अ मेंबर ऑफ सेट A, ये चीज भी इसकी मीनिंग है, ठीक है। ये चीज का मतलब क्या है, x जो है वो समुच्चय A के एक सदस्य है। x जो है वो समुच्चय A का एक सदस्य है, ठीक है। x बिलोंग्स टू A मतलब x इज अ मेंबर ऑफ सेट A, x जो है वो समुच्चय A का कोई अवयव है, ठीक है। और ये जो इसके सेट के अंदर जो कलेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम एलिमेंट्स कहें, ऑब्जेक्ट्स कहें, मेंबर्स कहें, तीनों बातें सेम है। The word elements, members, एलिमेंट्स कहें या फिर मेंबर्स कहें, और ऐसा और क्या बोला था, एलिमेंट्स कहें या फिर मेंबर्स कहें, ये दोनों क्या है, सेम बातें हैं। एलिमेंट्स कहा जाए या फिर मेंबर्स कहा जाए, ये तीनों की तीनों बातें सेम होती हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर साइनोनिम, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स कहा जाए या मेंबर, सदस्य कहें या अवयव कहें, ये दोनों बात एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, पर्यायवाची हैं, साइनोनिम है। तो ये टॉपिक भी होता है अपना कवर। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आने वाला है अपना, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को दिखाने के तरीके क्या है, सेट्स कैसा दिखेगा, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट हेडिंग कर लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब सेट्स दिखेंगे कैसे अपने को, समुच्चयों का निर्माण, मतलब समुच्चयों का रूप कैसा है, इस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। समुच्चय का निरूपित करने की विधियां जो है, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेनली अपने दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट टाइप क्या है अपना, इसको रिप्रेजेंट करने का, टेबुलर और
रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर की स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रोस्टर का ROA शायद होता है, सॉरी ROA होता है, रोस्टर फॉर्म। पहला टाइप है अपना टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, दूसरा टाइप है अपना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस चीज को कहते हैं, इस चीज को कहते हैं सूचीबद्ध या सारणीबद्ध, सूचीबद्ध या सारणीबद्ध, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। सूचीबद्ध या सारणीबद्ध रूप। और इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो तरीके हैं, एक को कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं सेट बिल्डर और दूसरे को कहते हैं टेबुलर और रोस्टर, ठीक है। तो जो टेबुलर और रोस्टर है उसका अगर हिंदी में आप नाम पढ़ें सूचीबद्ध या सारणीबद्ध, या फिर इंग्लिश में भी टेबुलर, मतलब कहीं पे टेबल की फॉर्म में हो, टेबल की फॉर्म में, ऐसे 2 1 जा 2 ये वाली टेबल की बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसा क्रम दिखे, वहां पे कुछ गिनतियां ऐसे लिखी हुई दिखेंगी, कुछ वहां पे लिखा हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टेबुलर। और जो सेट बिल्डर है तो वहां पे कुछ आपको एक ऐसा फार्मूले टाइप का दे दिया जाएगा जिससे आपको पता करना रहेगा कि क्या आने वाला है, ठीक है। अभी एग्जांपल से हम लोग करके बताते हैं आपको। तो जैसे अगर हम इसका पहले टेबुलर फॉर्म को फिनिश करते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में आपको क्या दिया जाएगा, जैसे एक एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। बिना एग्जांपल्स के आपको समझ में आएगी भी नहीं ये बात, ठीक है। इसका कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है एज सच कि हम आपको डेफिनेशन लिखवा दे टेबुलर फॉर्म होती क्या है, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि आपको सब चीज की डेफिनेशन मिलेगी। आपको कुछ टाइप्स पढ़ने, टेबुलर फॉर्म जैसे है तो ये कैसा दिखेगा इसके बारे में कुछ चीजें बता दी गई हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे आपको एक कलेक्शन दे दिया, क्या कलेक्शन है अपना, एक कलेक्शन है अपना collection of collection of collection of natural numbers, natural numbers less than, collection of natural number less than 6, ठीक है। तो इसका अगर कलेक्शन बनाना है तो कलेक्शन बनाना कैसा है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं और कितने लेने हैं, लेस देन 6। तो अगर हम इसका टेबुलर फॉर्म में इस चीज को लिखना चाहें तो क्या बनने वाला है, तो हम लोग जानते हैं कि सेट्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से नाम देना पड़ेगा, तो हम लोग ए नाम दे देते हैं मान लो इस सेट के, ठीक है। तो हम लोग कलेक्शन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि उसको नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे 1 2 लेके इनफाइनाइट तक रहता है। तो अगर हम बनाए कलेक्शन अपना तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाया, और लेस देन 6 लिखना था, मतलब हम 6 भी नहीं लिख सकते हैं इस कलेक्शन में क्योंकि 6 से लेस लेना है, तो 6 से कम लेने हैं अपने को, तो 6 से कम लिया तो अपना ये बना है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है अपने को कि जो भी हम कलेक्शन बना रहे हैं उसको उसको क्या करना है, एक करली ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में रखना है, करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। और जो कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं अपने वो एक कॉमा के साथ सेपरेट होंगे, कॉमा मतलब हिंदी में कहते हैं अर्धविराम, जो ये एलिमेंट्स हैं ये कॉमा के साथ सेपरेट होंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम बताना चाहें टेबुलर फॉर्म बेसिकली है क्या, तो टेबुलर फॉर्म में करना क्या है अपने को,
एलिमेंट्स को एक मजले कोष्टक में लिखना है, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पहला काम तो अपना ये है। और सभी एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा लगा रहेगा जिससे वो सेपरेट होते हों। ठीक है, ये काम करना है अपना टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का टाइप कैसे बना है, इसको आप अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि टेबुलर फॉर्म कैसे पहचानेंगे हम लोग। टेबुलर फॉर्म कोई सेट ए लिखा है तो इसमें ऐसे कॉमा 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 ऐसे चलता रहेगा, इस टाइप का है। कॉमा से सारे एलिमेंट सेपरेट होते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जब भी हम लोग सेट्स लिखते हैं तो सेट्स की डेफिनेशन में ही बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं इसमें हम रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। repetition of elements are not allowed। मतलब जो कुछ भी हम इसमें लिख रहे हैं वो रिपीट ना होने पाए। ठीक है, अपना पहला काम क्या है कि अपने को सेट्स को इस तरीके से लिखना है और इसमें जो भी एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो रिपीट ना होने पाए। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट हम लिख रहे हैं वो रिपीट ना होने पाए। और दूसरी चीज है अपनी, जो बात याद रखने लायक है आपको, और ये बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं और कॉमन डाउट भी रहता है बच्चों का, कि सर वो क्या कहते हैं कि सर क्या हम इसको आगे पीछे लिख दें, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हाँ, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। मतलब ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डरिंग of elements are not important। ऑर्डरिंग एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम इस चीज को अगर हम चेंज करके लिख दें, एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज कर दें, तो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें 2 4 5 5 3 1, तो भी ये कुछ अलग चीज आपका नहीं है। ये दोनों चीजें सेम लिखिए। मतलब एलिमेंट्स की जगह बदलने से समुच्चय या फिर सेट पे क्या होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दो मेन बातें हैं यहाँ पे कि रिपीटिशन इसमें अलाउड नहीं है, और दूसरी बात है आपकी कि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बात। अब बिना एग्जाम्पल के तो कोई चीज पूरी है नहीं, तो क्या करते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल आप कोई बनाइए। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ऐसा कि लिखो, क्या करना है, फॉर्म और सेट, फॉर्म कलेक्शन, फॉर्म और सेट फॉर्म और सेट, एक सेट बनाना है। ठीक है, सेट बनाना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में अपना। तो और क्वेश्चन क्या गिवन है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, ठीक है। 1 सेकेंड या फिर समझ लो 1 मिनट तो बहुत ही ज्यादा है, 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और इसको करके बताइए। ठीक है, साथ से इतनी देर में हो जाना चाहिए। ठीक है,
कलेक्शन बनाना है अपने को, और कैसा कलेक्शन बनाना है, इस टेबुलर फॉर्म का। टेबुलर फॉर्म के कहने का बेसिक मतलब क्या है कि जो कुछ भी एलिमेंट्स उस सेट्स में आ रहे हैं उन सबको आपको लिख के दिखा देना है, ठीक है। जो भी कलेक्शन आपको दिया गया है उसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स को आपको लिख के दिखा देना है, तो वो बन जाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को आपको लिख के दिखा देना है, सिंपल सी बात है। इसको जैसे ऐसे लिखा था लेस देन 6 वाले को। तो आप क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल्स आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि वॉवेल्स होते हैं A E I O U, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो हम पहले सबसे पहले काम, कोई भी कलेक्शन लिखना है आपको, कोई भी सेट लिखना है, उसको एक कैपिटल लेटर से नाम दे देंगे। तो आपने मान लेते हैं ABCD कुछ भी दे देना है, तो मान लेते हैं कि ए दे दिया। और ए सेट में अब सेट्स लिखते समय उसको हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। करली ब्रैकेट में लिखते हैं AEIOU। ये सारे अपने क्या है, ये सारे कलेक्शन है इंग्लिश अल्फाबेट्स के। यहां पे ये भी पॉइंट्स लिख देता हूं, एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट। Elements are always written inside a curly bracket. एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को हमेशा 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 करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये एक हमने एग्जाम्पल करवाया। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया, कलेक्शन ऑफ natural numbers that divides 12। अपने को ऐसे नेचुरल नंबर्स इकट्ठा करने हैं, कलेक्शन बनाना है नेचुरल नंबर्स का। कैसे नेचुरल नंबर, जो 12 को डिवाइड करते हो। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट डिवाइड्स 12। तो अपने कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन बनाएंगे भाई, तो कलेक्शन में क्या क्या आने वाले हैं, कलेक्शन में जो नंबर्स 12 को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। कलेक्शन हम लोग बनाते हैं, तो कलेक्शन को हमेशा सबसे पहला काम है कि उसको करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स उसमें आने वाले हैं उन सभी को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हमने क्या किया, एक करली ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। और कलेक्शन है तो उसको एक नाम दे देते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से। ए भी नाम दे सकते हैं, बी भी। कहोगे कि हमेशा ए ही देते हैं, तो लोग एक्स दे दिया इस बार, ठीक है। ये अपना कलेक्शन एक्स है, और एक्स में आने वाले एलिमेंट्स 12 को डिवाइड करेंगे। अपना सिंपल सा फंडा यही है। तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे कि 12 को 1 डिवाइड करता है, तो ठीक है 1 इस कलेक्शन में आ गया। और कोई आएगा कहेगा सर हाँ 2 भी 12 को डिवाइड करता है, तो 2 भी इस कलेक्शन में है। 3 क्या इस 12 को डिवाइड करता है, तो चेक करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 3 भी डिवाइड करता है, तो इस कलेक्शन में 3 भी आएगा। 4 भी 3 12 को डिवाइड करता है, तो 4 भी आ जाएगा। 5 क्या 5 इसमें आएगा, 5 12 को डिवाइड करता है, तो कहेंगे कि नहीं 5 12 को डिवाइड नहीं करता है। मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका 5 भी एक डिवीजर हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिवीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आएगा 6, और 6 के बाद सीधा का सीधा आ जाएगा 12। यही सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये बन गया अपना ये एक क्वेश्चन जिसका आंसर ये है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से अपना काम है। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अपना सेट बिल्डर नोटेशन पे अपना काम करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म पे अपना काम करते हैं।
अभी सेट बिल्डर फॉर्म हम समझा देते हैं आपको। अभी अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें अपना एक्सरसाइज 5.1 और जो बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एग्जांपल्स हमको मिलेंगे हम आपको उसको सॉल्व कराने वाले हैं और अपनी एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पहले समझ लेते हैं आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक अपना आज का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि मेरा थोड़ा वर्ड पर मिनट थोड़ा ज्यादा है, आपको लगता हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो तो आपके कंट्रोल में ही है। वैसे हम रिपीट कर देते हैं चीजों को, तो आप इस चीज को क्या लिखना, अब इसको समझने वाले हैं हम लोग, इस चीज को समझ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। तो पहली बात तो यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका, मतलब अभी सेट को बनाने का तरीका, ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय को बनाने का रूप क्या है उसको लिख के बता दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं, उसके लिए कुछ रूल वगैरह होगा, उस चीज को बता दिया जाएगा आपको, आपको उससे समुच्चय को लिख देना है, सेट को लिख देना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, समुच्चय को हमेशा करली, मतलब समुच्चय के एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर ऑलवेज रिटेन इनसाइड अ करली ब्रैकेट। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इससे भी आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है एग्जामिनर। तो और सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कोई भी सेट मान लेते हैं, ए सेट है अपना, अगर तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि आपको ऐसे करली ब्रैकेट पहले बनाना है। करली ब्रैकेट में यहां पे आप लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब कैसा एलिमेंट इसके अंदर आता है, टाइप ऑफ एलिमेंट, यहां पे लिखने आपको टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट्स। पहले आप लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स, फिर लगाएंगे कॉलन, ऐसे दो बिंदी कॉलन, इसको हम लोग पढ़ेंगे सच दैट, इसको वैसे तो कहते हैं कॉलन, टाइप ऑफ एलिमेंट्स सच दैट, या फिर इसको कॉलन कहते हैं इंग्लिश में, सच दैट। और इधर इस साइड में रहेगा रूल फॉर एलिमेंट, रूल फॉर एलिमेंट। ठीक है, इस साइड ऐसे रहेगा। पहले आगे क्या लिखा जाएगा, कैसे एलिमेंट्स हैं, और फिर आगे है कि एलिमेंट्स को इस कलेक्शन में आने के लिए आपके पास रूल कौन सा है, जो कुछ भी इस रूल को फॉलो करेगा उस चीज को इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इस रूल को फॉलो करेगा यहाँ पे उस टाइप के एलिमेंट्स को लिख देंगे। ध्यान से देखते हैं, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अवयवों के प्रकार, अवयव का प्रकार, अवयव का प्रकार, और इस साइड में क्या रहेगा, अवयव के आने का नियम, अवयव के लिए नियम, मतलब जो भी अवयव इस नियम को फॉलो करेगा, यहां पे जो नियम लिखा होगा वो इस कलेक्शन में आएगा। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं लिख के दिखाता। जैसे अपना पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में क्या था कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अपना ये है कि ये कोई सेट दे दिया है, A E I O U, ये एक सेट दे दिया है अपना, ये सेट है अपना AEIOU। अब ये तो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये किसमें, सॉरी ये लिखा है टेबुलर फॉर्म में, ये क्या है इसका टेबुलर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ये लिखा है टेबुलर फॉर्म में। अब इसको चेंज करके लिखना है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट
BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे पहले क्या, ये एक कलेक्शन ए है अपना। सेट ए में पहले क्या लिखना, टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है अपना, मतलब किस टाइप का एलिमेंट आने वाला है। एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट है अपना इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। फिर यहां पे लिखेंगे सच दैट, और फिर आगे रूल क्या है उसका, इसमें आने के लिए, इस कलेक्शन में आने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, कोई वॉवेल बनना पड़ेगा। ये क्या है, वॉवेल। तो लिखेंगे वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा अपना एक कलेक्शन। इस चीज को और थोड़ा शॉर्ट में लेके जाया जाए तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो, कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स, वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज ए वॉवेल। अब इसलिए पहले ऐसा नहीं लिखा था हमने कि आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, सर ये आपने x लिख दिया, x तो वॉवेल होता ही नहीं है। तो लेकिन बच्चा यहाँ पे जो x है ना, वो ये वाला x इसमें नहीं लिखा है, ये x बता रहा है कि ये x जो भी है वो क्या है, वॉवेल है। आप x ना लिख के इसको ऐसे कुछ अल्फा बीटा लिख सकते हैं, समझ लो अल्फा। अल्फा, अल्फा इज अ वॉवेल, मतलब जो भी अल्फा है वो क्या है, वॉवेल है। ये इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे एक आध और एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल टू, अगर आपको कह दिया जाए कि कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन किस चीज का बनाने के लिए कह दिया जाए, कलेक्शन कुछ किस टाइप का कह दिया जाए, कलेक्शन, एक कलेक्शन हम लिख देते हैं, एक कलेक्शन अपनी मर्जी से, ठीक है। एक कलेक्शन कोई ऐसा लिख दे कि ऐसा लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा हुआ है, ये कोई कलेक्शन लिखा हुआ है। अब इस पूरे चीज को ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है, सॉरी। या तो हो सकता है कि आपको ये चीज लिख के दे, ठीक है, ये चीज लिख के दे और आपको टेबुलर फॉर्म से चेंज करके, टेबुलर फॉर्म से चेंज करके इस फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो ए, आप ध्यान से देखें अगर, तो इसमें जो आ रहा है वो नंबर्स हैं। नंबर्स में भी कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स में से हैं। तो हम लिखेंगे पहले क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट, मान लो x कोई एलिमेंट है, वो कैसा है, नेचुरल नंबर्स का है। मतलब x आ रहा है कहां से, नेचुरल नंबर्स से आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फिर सच दैट, रूल क्या है इसके आने का, इन नंबर्स के आने का रूल क्या है, ये नंबर्स कौन से हैं, ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इस सेट में आने का रूल क्या है, x शुड बी अ ऑड नंबर, x इज अ ऑड नंबर, x इज अ ऑड नंबर। अगर x ऑड नंबर है और नेचुरल है तो वो इस कलेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो चीज लिखी है ये इसी बात का सेट बिल्डर फॉर्म है, और इस सेट बिल्डर फॉर्म का ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म से आपको हो सकता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए दे दिया जाए, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से आपको टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए दे दिया जाए। इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी कोई और क्वेश्चन लिख देते हैं एक, जैसे अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं
और उसको चेंज करके लिखना रहेगा आपको टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि एक कलेक्शन लिखा है ए यहां पे, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और उस नेचुरल नंबर के लिए रूल क्या है, अपना रूल है कि ये जो x है वो 1 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। कैसा s है अपना, कैसा x है अपना, वो जो x नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो ये क्या लिखा है, इसका टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस सेट बिल्डर फॉर्म का अगर हम क्या करना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म का हमको टेबुलर फॉर्म बनाना है, तो टेबुलर फॉर्म इसका आएगा, टेबुलर फॉर्म आएगा इस चीज का। टेबुलर फॉर्म लिखे हम तो ए। चलो अब बताओ x क्या है, नेचुरल नंबर, और 1 और 5 के बीच में है, तो 1 से तो बड़ा लेना है, 1 से बड़े क्या है, 2 है, 2 से 3, 3 है, फिर 4 है, और फिर क्या 5 लिखें हम इसमें, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 5 से छोटी चीजों के बारे में करा, तो हम यहां से 5 को हटा देंगे। मतलब ये कलेक्शन कट ये है क्या, टेबुलर फॉर्म। ये क्या है अपना, टेबुलर फॉर्म है ये इसी चीज का। ठीक, तो इस तरीके से करना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं और अपना एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये सारे चीजों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स होते क्या है, सेट्स की पहले सबसे पहले किसने बताया था, सेट्स की अवधारणा कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कौन दिया था, इंट्रोडक्शन दिए थे जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, 1845 से 1915 के बीच में वो थे, उस दौरान में उन्होंने अपना ये सारी थ्योरी दी थी। और जॉर्ज कैंटर बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स क्या है, सेट का बेसिक मीनिंग क्या है, सेट की डेफिनेशन देखी, और सेट की डेफिनेशन के बाद हमने उसको देखा कि सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं, और सेट के जो सेट को रिप्रेजेंट करने वाला है, सेट्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स से, और सेट्स के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बातों को देखा। फिर इसके बाद हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, और कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।